हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी समझने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट ट्राइंगल्स। तो जैसे आप जानते हैं ट्राइंगल्स के टोटल कितने टाइप होते हैं, हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के आपके पास टोटल कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स। कौन से हैं वो 6 टाइप? तो पहले तो हम उसे डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड्स। तो अगर 3 टाइप की हम बात करें दैट इज बेस्ड ऑन साइड्स, और 3 ऐसे हैं जिसको हम देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। इस तरीके से हम ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साइड्स के हिसाब से हम पहला नाम याद रखते हैं हमेशा, जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल? कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका हर साइड इक्वल आ जाए, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल। दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल है जिनके कोई भी 2 साइड आपके पास क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन 2 साइड्स पे आइडेंटिकल मार्क्स, मतलब सेम निशानी बनी हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 साइड्स कैसे हैं? दे आर इक्वल। यहाँ पे 3 साइड्स पर सेम साइंस आपको दिख रही थी, इसलिए हम करेंगे ये तीनों के तीनों साइड्स कैसे? इक्वल। तीसरा कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास आता है उसे हम लिख सकते हैं स्केलीन ट्राइंगल। और स्केलीन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने ट्राइंगल्स होते हैं? 3। क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद होता है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर मुझे हाइट तो दिख नहीं रहा, बिकॉज जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जो कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ इस ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? इन द सिमिलर मैनर इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, तो देखिए मैं वापस से कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेम चीज़ कैरीज फॉर दिस वन। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है, चाहे ट्राइंगल इक्विलैटरल हो, चाहे ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, या ट्राइंगल स्केलिन हो, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का हमेशा फॉर्मूला क्या हो सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को बेस्ड ऑन साइड समझ लिया। बेस्ड ऑन एंगल्स का क्या मतलब होता है? देखिए बेस्ड ऑन एंगल्स का मतलब होता है आपके पास एक ट्राइंगल आ सकता है जो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक एंगल ट्राइंगल में क्या आ जाना चाहिए? 90 डिग्री का। तो अब यहाँ देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर एक हाइट आ गई और ये बेस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास हाइट है और यहाँ पर भी आपके पास बेस है। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी किससे लिखा जा सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। दूसरी कैटेगरी ऑफ जो ट्राइंगल आप समझेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर कोई भी 2 एंगल या तीनों एंगल कैसे हो? एक्यूट हो। अब वापस से अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बनाई जा सकती है? हाइट। और अगेन जहाँ पर हाइट फॉल होती है वही क्या कहलाता है? बेस। इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल का भी अगर एरिया का फॉर्मूला देखा जाए तो वो क्या हो सकता है? इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थर्ड इस कैटेगरी में और लास्ट जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को अगर हमने बनाया तो वो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए अगर हम हाइट की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हाइट हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा? बेस। तो अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का भी अगर मुझे फाइंड करना है एरिया क्या होगा, तो दैट विल बी अगेन व्हाट? इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स आ जाएं, जिसे हमने ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इनका एरिया अगर मुझे हमेशा फाइंड करना है तो हम बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी के अंदर हम बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ ट्राइंगल 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब उसे शुरू करते हैं।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है वो ये है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। लेट अस से हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमने हाइट बना ली है h1 और बेस इसका हमने ले लिया दैट इज b1। दूसरा मैं एक और ट्राइंगल ले लूँ और इस ट्राइंगल के अंदर भी हम एक हाइट ले लेते हैं दैट इज h2 और इसका जो बेस है वो क्या हो गया, b2। अब मान लीजिए अगर मैंने इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो लिया तो रेशो ऑफ एरियाज, तो पहले ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ PQR। तो जैसे ही मैं रेशो लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले के लिए हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, तो यहाँ पर हमने बेस क्या ले लिया है B1 और हाइट किसको लिया है h1, तो ये हो जाएगा B1 इंटू h1। नीचे अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आ रहा है। ट्राइंगल PQR के एरिया को अगर मुझे फाइंड करना है तो अगेन सेम फॉर्मूला होगा, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अब की बार जो बेस है वो क्या है B2 और जो हाइट है वो क्या है h2। नाउ सी क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे एक वैल्यू आपके पास सेम आ गया, ऊपर भी 1/2 आ रहा था, नीचे भी 1/2 आ रहा था, तो हमने 1/2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या बच जाएगा आपके पास, 1 और 1। अगर हम 1 से इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा B1 इंटू h1 और नीचे आपके पास आ जाएगा B2 इंटू h2। ये किसका वैल्यू है, दिस इज वैल्यू फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या बताती है ये कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ किसी रेशियो के प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाना, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, उनकी जो भी हाइट्स होंगी उनसे मल्टीपल हो जाए। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में ये है, इसी का एक्सटेंशन है। मान लीजिए हम ये इमेजिन कर लें जैसे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में यहाँ पर ना तो हाइट सेम था ना तो बेस सेम था, लेकिन अगर मैं डायग्राम कुछ ऐसा बना दूँ, अगर हम डायग्राम कुछ ऐसा बना दें जिसके अंदर एक ट्राइंगल आ जाए और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बना लिया, अब सी आप ये देख सकते हैं कि A B C और D, तो यहाँ पर आपके पास कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है A B C और दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है A B D। कैन यू सी दिस? तो अब अगर मैं बात करूँ रेशो की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो क्या देखा हमने ये देखा कि दोनों में एक हाइट क्या आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, लेकिन इनके बेसेस अलग अलग है। देखिए एक बार B1 आ रहा है, एक बार B2 आ रहा है। इस ट्राइंगल का बेस B1 हो गया, उस ट्राइंगल का बेस B2 हो गया। लेकिन अगर आपसे हाइट के बारे में पूछा जाए तो पहले ट्राइंगल की हाइट भी h है और दूसरे ट्राइंगल की हाइट भी क्या आ जा रही है, h आ रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो अब अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा B1 इंटू H और नीचे आपके पास आ जाएगा B2 इंटू H। कैन यू सी दिस? B1 तो अलग था, H सेम था, B2 और फिर क्या आ गया, H आ गया। अगेन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइट्स क्या हो जा रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। और अगर हाइट्स कैंसिल हो रही हैं इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, B1 अपॉन B2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब ये क्या बताती है, सेकेंड प्रॉपर्टी सेज इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, देन the ratio of their area is equal to the ratio of corresponding bases। ठीक है, क्या देखा हमने ये देखा कि अगर दो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स आ जाए जिनकी हाइट्स क्या हो, सेम हो, तो रेशियो ऑफ एरिया किसके बराबर हो जाता है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अभी बार बार वर्ड आ रहा है करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग। सी करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पर बेस है BC, तो उस ट्राइंगल में कौन BC है, BC की जगह पर है, तो हम कहेंगे BD। तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग। वैसे आप यहाँ आ जाए, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक परपेंडिकुलर हाइट है, तो उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, इट इज H2। तो ऐसी हाइट्स को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इसी का एक्सटेंशन है। जैसे अब हमने यहाँ पर देखा था कि हमारी हाइट्स क्या थी, सेम थी, तो रेशियो ऑफ एरिया किसके बराबर हो गया, बेस के। अब अगर मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी 3 की बात करूँ, तो प्रॉपर्टी 3 सेज कि आपके पास कोई ऐसा डायग्राम आ जाए जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ हाइट अब की बार क्या सेम होगी, बेस। तो मैं एक डायग्राम से आपको इसे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ गया, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड जो है वो ये है, जहाँ पर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है उसे हम हाइट ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा H1 H2। लेकिन दोनों ही ट्राइंगल में हम देखेंगे कि बेस जो है वो कैसी है, बेस सेम है। और अगर बेस सेम है इसका मतलब रेशो किसके बराबर हो जाएगा, उनकी हाइट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका भी एक वर्किंग हम कर लेते हैं। मान लेते हैं ट्राइंगल का नाम है ABC और नीचे वाले ट्राइंगल का नाम है DCB। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, जो डिवाइड हो रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC से, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि दोनों का बेस सेम है इसका मतलब मैं पहले टाइम B1 इंटू H1 लिख देता हूँ, और नीचे हम ले लेते हैं इट इज़ B1 इंटू B इंटू H2। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन ले लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं 1 और इसे हम लिख देते हैं 2। तो अब देखिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, तो इसका मतलब ये हो गया B इंटू H1। यहाँ आप देखेंगे तो ये वापस से हो जाएगा इट इज़ B इंटू H2। अगेन देखिए क्या हो गया, ये दो चीज़ें कैंसिल हो गई, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये किसके बराबर आ गया, H1 अपॉन H2 के। हेंस प्रूव्ड। तो हमने देखी टोटल 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। पहली जिसके अंदर ना तो बेस सेम था ना हाइट सेम थी, तो रेशो किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट के। दूसरा जिसमें हमने देखा कि हाइट्स क्या हो गई, सेम हो गई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो किसके बराबर हो गया, बेसिस के। तीसरा जिसमें हमने बेस को क्या देख लिया, सेम देख लिया, और अगर बेस सेम है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का रेशो जो है वो किसके बराबर हो जाता है, हाइट पे। हमारी पहली एक्सरसाइज डील करती है इन क्वेश्चन से, आप इसे नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, होप आपको समझ में आ गई है। हमने ये देखा कि अगर 2 ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो रहते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर 2 ट्राइंगल्स के अंदर हाइट सेम आ जाए तो रेशो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के, और अगर बेस सेम आ जाए तो रेशो किसके बराबर हो जाएगा, हाइट के। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज व्हाट 5। इसका मतलब आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसका बेस आपके पास क्या दिया है, इट इज़ 9, और उसकी हाइट आपके पास क्या गिवन है, 5। वैसे आपके पास दूसरा ट्राइंगल दिया है एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल है ना, इससे मुझे समझ में आ गया कि ट्राइंगल कोई दूसरा होगा।
अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज व्हाट, इट इज 6। तो इसका मतलब दूसरा ट्राइंगल कुछ थोड़ा सा बड़ा है, उसका बेस 10 है और उसकी हाइट क्या है, 6 है। आगे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। अब मुझे ये बताना है कि इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का क्या रेशियो होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये कह देते हैं कि पहला वाला ट्राइंगल को A1 लिख देते हैं, दूसरा वाले ट्राइंगल को आप A2 लिख दें। अब हमने क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स में ना तो हाइट सेम है ना तो बेस सेम है। अगर कुछ भी सेम नहीं हो तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट के, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा B2 इंटू H2। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये है आपकी प्रॉपर्टी 1। मैं यहाँ पर फिलहाल प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अगर आपने नोट्स बना लिए तो जो स्टेटमेंट हमने लिखा था सेम स्टेटमेंट आपको लिख। अच्छा आगे बढ़ जाए तो आपके पास बेस जो है B1 वो क्या दिया हुआ है, इट इज़ 9। आपके पास हाइट जो है वो क्या दी हुई है, इट इज़ 5। नीचे अगर आप लोग देख लें तो B2 दैट इज़ 10 और हाइट आपके पास क्या दी हुई है, दैट इज़ 6। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 5 1 ज़ा हो जाएगा, ये 5 कितने ज़ा हो जाएगा, 2 ज़ा। तो सबसे पहली फुर्सत में इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा। दूसरा आप देखिए ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो हम एक बार लिख सकते हैं इट इज़ 3 2 ज़ा और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर 3 आ गया, नीचे आपके पास क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब आपके पास फाइनल वैल्यू बच रहा है 3/4। तो देयरफॉर आपके पास A1/A2 जो है वो किसके बराबर आ गया, इट इज़ इक्वल टू 3/4। क्या फाइंड करना था आपको फाइंड करना था रेशियो ऑफ एरियाज। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या आ गया आपके पास, 3/4 आ गया। इज इट क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिया है BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये BC है, किस पे परपेंडिकुलर है, AB। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का दिया होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरा आपके पास दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो AD है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। नाउ सी जहाँ पर भी परपेंडिकुलर फॉल होता है वो असल में बेस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं BC परपेंडिकुलर है AB को, इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वैसे ही आपके पास AD है वो भी किसको परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि AB जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। एक बार मुझे बेस पता चल गया और मुझे ये भी समझ में आ गया, देखिए दोनों के अंदर बेसेस कैसी हैं, दे आर इक्वल। अगर ट्राइंगल्स के अंदर बेसेस इक्वल हो जाते हैं तो उसने आपसे पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो बहुत आसान है, हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सॉरी इट इज ABC एंड ADB। इनका जब हम रेशियो लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू H1/H2, ठीक है। इट इज इक्वल टू H1/H2 और H1 हमारे लिए क्या है, तो अगर पहले ट्राइंगल ABC की बात हम करें तो H1 आपके पास हो जाएगा BC और H2 आपके पास हो जाएगा AD। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज BC/AD। इज इट क्लियर? इट इज BC/AD। अच्छा क्या रीजन होगा, रीजन ये होगा दे आर ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। आई बात समझ में? देखिए पहला वाला मैंने प्रॉपर्टी 1 इसलिए लिखा था क्योंकि वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और वो मुझे पूरा ही स्टेटमेंट लिखना पड़ता, लेकिन इसके आगे के लिए हम सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख दें, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, या अगर हाइट सेम हो तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। तो उससे आपका काम हो जाएगा, विल गेट मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। अब देखिए BC का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, BC इज व्हाट 4, तो हम लिख सकते हैं 4 और AD आपके पास क्या दिया है, AD यहाँ पर आ रहा है तो AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज 8। तो इसका मतलब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 4/8 एंड एवरीवन नोज दिस इज 4 1 ज़ा और ये कितने ज़ा है, 4 2 ज़ा। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनल वैल्यू हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। आपसे कहा गया था व्हाट इज रेशियो, तो हमने रेशियो निकाल लिया है एंड रेशियो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। प्लीज कॉपी कर लें इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपका जो दिया हुआ है, आपके पास दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। तो ये रहा PS और किसको परपेंडिकुलर है, RQ को। देखिए ये ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है
और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हमने कहा था हाइट जो है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर बनती है। तो ट्राइंगल तो यहाँ खत्म हो रहा है क्यू आर पे, लेकिन उसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही बनेगी। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं कि पी एस किसको परपेंडिकुलर है, आर क्यू को। पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ये जो क्यू टी है वो किसको परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू पी आर। आगे आप देखेंगे आपके पास दिया हुआ है आर क्यू इज इक्वल टू 6। नाउ सी आर क्यू का वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू लिख देते हैं, एंड आर क्यू वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 6 गिवन है। पी एस का वैल्यू आपके पास गिवन है, पी एस इज दिस विच इज हाइट, और पी एस का वैल्यू भी आपके पास क्या गिवन है, 6। आगे आपके पास दिया है जो पी आर है, पी आर ये हो गया, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 12। आपको फाइंड क्या करना है, क्यू टी फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, और कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू और आर हम लिख देते हैं, एंड वी ऑल नो हर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बट याद रखिए जब आप यहाँ पर बेस और हाइट लिख रहे हैं तो देखिए मेरे पास एक बेस दिया हुआ है क्यू आर जो 6 है, और हाइट दिया हुआ है जो पी एस है। तो हम लिख देते हैं इट इज़ हाफ इंटू बेस, तो बेस में आपके पास आ गया आर क्यू क्यू आर, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई पी एस, और दोनों का ही वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 6 और 6। तो हम लिख सकते हैं दिस विल बिकम हाफ इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। जैसे आप इसे कैंसिल कर दें तो ये 1 सा हो जाएगा, ये 3 सा हो जाएगा, एंड 6 3 सा आपके पास क्या वैल्यू आ जाता है, इट इज़ इक्वल टू 18। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पूछा है, नहीं। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि बताइए क्यू टी क्या है, लेकिन मैंने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब समझिए क्यों हमने फाइंड किया। देखिए इसी ट्राइंगल पी क्यू आर को हम दो तरीके से उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। एक बार तो बेस और हाइट वो लिया जा सकता है जो नोन है, और एक बार हम उस बेस और हाइट को ले लें जिसमें आपके पास हाइट नहीं दिया है लेकिन बेस तो आपके पास है। मतलब दूसरा जो हम लोग फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, लेकिन अब की बार जो बेस है वहां पर हम लिख रहे हैं पी आर, और जो हाइट है वहां पर हम लिख रहे हैं इट इज क्यू टी। इज इट क्लियर? तो होगा क्या, तो होगा ये कि देखिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता था वो कितना है, 18 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आई कैन से 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। व्हाट इज पी आर? पी आर आपके पास है 12, और वो किससे मल्टीप्लाइड है, क्यू टी से। नाउ सी दिस विल बिकम 2 1 एंड दिस विल बिकम 2 6। इज इट क्लियर? तो जाएगा 2 1 और 2 कितने जा, 6। अच्छा 6 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 18/6 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू टी के। तो ये 6 1 हो गया, और ये 6 कितने सा हो गया, 3 सा। तो देयरफॉर हमारे पास क्यू टी का वैल्यू आ गया, एंड व्हाट इज क्यू टी, क्यू टी इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसे सिंप्लीफाई करना था। हमसे पूछा गया था क्यू टी, हमने क्यू टी को फाइंड कर लिया। ठीक है, इसे लिख लें आप। होपफुली आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हो, एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। देखिए इन चैप्टर्स को समझने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा याद रखना कि जो हम स्टार्टिंग का पार्ट करते हैं जो 10 मिनट 5 मिनट का होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनके नोट्स आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। तो जब भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स होपफुली आपके सामने होंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए सेंस बनाएंगी। वो है तो 3 प्रॉपर्टीज़, लेकिन क्योंकि अभी हमें याद नहीं है और अगर वो हमारे सामने ना हो तो हमें ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज़ सी दैट कि वो नोट्स आपने अपने सामने रखे। ठीक है, आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो आपके पास ये डायग्राम है, उसमें दिया है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो देखिए ये AP है और BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। AD इज पैरेलल टू BC, ये AD और ये BC ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, दे आर पैरेलल। हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये BCD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप ध्यान से देख सकें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि BC दोनों के अंदर देखिए सेम आ रहा है, BC दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर 2 ट्राइंगल्स के अंदर बेस सेम हो जाते हैं तो रेशो ऑफ एरिया किसके बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है। बट बिकॉज ये 2 ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं,
अब पैरेलल लाइंस का क्या मतलब हो गया, देखिए पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, वो कम नहीं होता ना वो बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो भी यहाँ पर होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर हाइट AP है तो ये जो भी हाइट हो वो AP के क्या होगी, बराबर ही होगी। इसका मतलब कि दो ऐसे ट्राइंगल्स आपके पास आ गए हैं जिनके अंदर बेस और हाइट दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे। और अगर बेस और हाइट दोनों ही सेम हो जाते हैं तो बताइए क्या होगा। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD ले लें तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ इट इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। क्यों लिख गया H1 अपॉन H2, तो यहाँ रीजन आ जाएगा दे आर ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, है ना। एज यू कैन सी यहाँ पर ये जो बेस है BC ये कैसा आ रहा है, सेम। ये दोनों ही ट्राइंगल में आपको दिखता है। ABC में भी आपको क्या मिल रहा है, BC, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है दैट इज BCD, इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, BC। तो बिकॉज दोनों ही ट्राइंगल में बेसेस सेम हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाता है, हाइट के। आगे हम ये कहेंगे बट क्या पता है आपको कि AD किसको पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू BC। AD और BC ये दोनों क्या है, पैरेलल। एंड ट्राइंगल ABC and triangle BCD lie between two parallel lines। ठीक है, हम ये कह देंगे कि ये जो ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल आपका है BDC, ये दोनों ही ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो किसके बीच में आते हैं, दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट्स। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी, सेम, है ना। बहुत आसान बात है। जैसे मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल बना लें, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये अगर 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हाइट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर H1 और H2 भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से H1 इज इक्वल टू H2। अब अगर H1 और H2 भी सेम हो गया तो बताइए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू H1 अपॉन H2। बट बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो हम कैंसिल करके क्या लिख दे, 1 लिख देते हैं। तो देयरफॉर अब देखो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। एंड देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, 1:1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में बच जाता है एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हर क्वेश्चन जो आपने किया है अब तक उन सब का एक रिवीजन है, तो आई एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लें। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।